हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में 7 और 8 फरवरी 2025 के करंट अफेयर कवर करेंगे। सभी न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो को अंतिम तक ध्यान से देखिएगा। कई बार मेरे से क्वेरीज आती हैं कि सर कौन से एग्जाम के लिए आपके करंट अफेयर से हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखिए, आप आंख बंद करके भारत के किसी भी एग्जाम के लिए मेरे करंट अफेयर वीडियो से प्रिपेयर कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, टेलीग्राम पर जो डेली की पीडीएफ मैं आपसे शेयर करता हूं उसे डाउनलोड करके पढ़ना ना भूला करिए, क्योंकि वीडियो की अपनी एक इंपॉर्टेंस है। वीडियो में मैं आपको न्यूज़ेस को इलेबरेट करता हूं, उससे जुड़े हुए और भी आगे पीछे के तथ्यों को समझाता हूं। लेकिन पीडीएफ में मैं करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके भी आपको बहुत सारी देता हूं। ऐसी स्टैटिक जीके जो कि मुझे लगता है आने वाले एग्जाम्स में ये आपके सामने होगी क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो इसलिए पीडीएफ को भी आप जरूर पढ़ें। अगर आप ये दोनों काम करते हैं तो भारत का कोई भी एग्जाम हो, मैं गारंटी के साथ आपको बोलता हूं, कोई भी करंट अफेयर बच के नहीं जाएगा। फिर चाहे यूपीएससी से लेकर बैंक, एसएससी, रेलवे, डिफेंस, कोई भी एग्जाम हो। पहले कल के वीडियो के क्वेश्चन की बात करेंगे। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि इन चारों में से ये कौन सा देश है जो कि ब्रिक्स का मेंबर नहीं है। तो हमें पता होना चाहिए, ब्रिक्स के पहले 5 मेंबर हुआ करते थे। बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। लेकिन अभी हाल फिलहाल में ही 2 महीने पहले ही ब्रिक्स में 5 देश और एज अ मेंबर जुड़ गए हैं। ये कौन कौन से देश हैं? एक तो आपका इजिप्ट हो गया, दूसरा इथोपिया है, तीसरा यूएई है, चौथा हो गया इंडोनेशिया, ठीक है, और 5वां देश है ईरान। तो टोटल ये 5 देश अभी हाल ही में जुड़ गए हैं ब्रिक्स में। इस टाइम पर ब्रिक्स के टोटल 10 मेंबर कंट्रीज हैं। तो इसके हिसाब से देखें तो हमारा सही आंसर है ओमान। ओमान अभी तक भी ब्रिक्स का मेंबर नहीं बना है। ओमान की कैपिटल है मस्कट। हालांकि ब्रिक्स की शुरुआत साल 2006 में हो गई थी, लेकिन तब इसमें कुछ ही मेंबर कंट्रीज थे। लेकिन ये ब्रिक्स बना जाकर साल 2010 में, जब इससे साउथ अफ्रीका जुड़ गया। उसके बाद 2014 में ब्रिक्स के द्वारा अपना एक खुद का बैंक बनाया गया, जिसको एनडीबी के नाम से जानते हैं, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक। एनडीबी का हेडक्वार्टर है संघाई। तो ये पूरा हिस्ट्री है ब्रिक्स का, और आज की डेट में ये बढ़ते हुए 10 मेंबर कंट्रीज का ग्रुप बन गया है। तो जिन लोगों ने भी ओमान आंसर किया था उनका आंसर सही है। अब शुरू करते हैं करंट अफेयर। अभी हाल ही में शिया मुस्लिम कम्युनिटी के, या फिर आप बोल सकते हो शिया इस्माइली मुस्लिम्स कम्युनिटी के 50वें इमाम के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं, इनका नाम है प्रिंस रहीम अल हुसैनी। क्या नाम है? प्रिंस रहीम अल हुसैनी। अब आपको पता है ये कौन है? अगर आपने इस्लाम के बारे में पढ़ा है या फिर नहीं पढ़ा है, आपको बता देता हूं। जब इस्लाम का उदय हुआ, ठीक है, तो इस्लाम के फाउंडर कौन कहे जाते हैं? प्रॉफिट मोहम्मद, ठीक है, पैगंबर मोहम्मद। अब मोहम्मद के जो बेटे थे, माफी चाहता हूं, इनके जो दामाद थे, इनका नाम था अली, ठीक है, और इनकी जो बेटी थी फातिमा। तो फातिमा की शादी अली से हुई थी, ठीक है। तो अली कौन हुए? दामाद हुए। तो अली के ही हेरिडिटरी हैं ये, ठीक है। कौन? रहीम अल हुसैनी। और अली इस्लाम धर्म के चौथे खलीफा के रूप में भी अपॉइंट किए गए थे। इवन एक तरीके से ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस्लाम के पहले शिया खलीफा कौन थे? तो अली ही थे पहले शिया खलीफा। इनसे पहले जो 3 थे वो सुन्नी खलीफास थे, ठीक है। और क्या आप जानते हैं इस्लाम के पहले खलीफा कौन थे? इनका नाम था अबू बकर। क्या नाम था? अबू बकर। तो अब आप नाम ध्यान रखिए, रहीम अल हुसैनी। ये डायरेक्ट अली के ही परिवार से हैं, 50वें हेरिडिटरी हैं अब ये कौन है जिनको सिटी बैंक के इंडिया हेड के रूप में अपॉइंट किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं के बाला सुब्रमण्यम। अब से सिटी बैंक इंडिया के नए हेड के रूप में इनको अपॉइंट किया गया है, और इन्होंने जगह ली है आशु खुल्लर की। आशु खुल्लर पिछले 3 साल से इंडिया हेड थे सिटी बैंक के। अब इनका कार्यकाल पूरा हुआ और इनकी जगह पर बाला सुब्रमण्यम आ गए हैं। सिटी बैंक बहुत पुराना बैंक है और ये एक अमरीकी बैंक है। इसकी स्थापना 1812 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और इसके सीईओ हैं सुनील गर्ग। कौन है? सुनील गर्ग। अब बैंक की बात ही हो रही है तो हाल फिलहाल में 2 और बैंकों के अपॉइंटमेंट आप ध्यान रखिए। पहला तो आप ध्यान रखें इंडियन बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये हैं विनोद कुमार। कौन है? विनोद कुमार। दूसरा ध्यान रखिए पंजाब नेशनल बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो ये है अशोक चंद्र, ठीक है। तो इन दोनों के नाम आप ध्यान रखिए। हाल ही में भारत की ये कौन सी कंपनी है
जो कि एक ऐसी कंपनी बन गई है जिसका एप्लीकेशन दुनिया में दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया गया है। तो ये है जेप्टो। जेप्टो एक भारतीय कंपनी है और दुनिया में दूसरे नंबर पे ये वो कंपनी है जिसका एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया हुआ है। नंबर 1 पे कौन सी कंपनी है? तो नंबर 1 पे है मैकडोनल्ड्स। कौन सी है? मैकडोनल्ड्स। बर्गर बेचते हैं। बेसिकली इसकी शुरुआत अमेरिका में एक संस्थान के रूप में हुई थी जो कि गरीबों को के वेलफेयर के लिए काम करती थी, उन्हें दान देने का काम करती थी। उसके बाद धीमे धीमे क्या हुआ कि इन्होंने अपने डाइट्स देना शुरू किया गरीबों को, और वो डाइट बर्गर के रूप में होती थी। ये डाइट लोगों को इतनी पसंद आने लगी कि धीमे धीमे करके ये अपने बर्गर्स बेचने लगे अमेरिका में, फिर यूरोप में, इस तरीके से एशिया में, और आज की डेट में पूरे दुनिया में मैकडोनल्ड्स के बर्गर बिकते हैं। तो नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा लोगों ने डाउनलोड किया है मैकडोनल्ड्स को। दूसरे नंबर पे है जेप्टो, अभी आपको पता ही है, भारतीय कंपनी। तीसरे नंबर पे KFC है। चौथे नंबर पे जो एप्लीकेशन है ये है डोमिनोज पिज़्ज़ा, और पांचवें नंबर पे जो है ये है जोमेटो, ये भी भारतीय कंपनी है। और ब्लिंकिट जो है, जो कि भारत में काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और जोमेटो की ही सब्सिडरी है। ब्लिंकिट एप्लीकेशन दुनिया में 10वें नंबर पे मोस्ट डाउनलोडेड ऐप है। हाल ही में रक्षा मंत्रालय के द्वारा इंडियन आर्मी को पिनाका सिस्टम देने के लिए कितनी धनराशि आवंटित करी गई है? तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा अभी हाल ही में 10,147 करोड़ की धनराशि आवंटित करी गई है। इस पैसे की मदद से पिनाका रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जो है ये इंडियन आर्मी को न्यू ग्रेड कैटेगरी के बनाकर दिए जाएंगे। देखिए, हमारी आर्मी के पास पिनाका सिस्टम पहले से ही है। अभी तक जो पिनाका सिस्टम था इसकी खास बात यह थी कि इसमें 30 सेकंड में करीब 60 रॉकेट फायर हो जाते थे एक ही बार में। लेकिन अब जो होगा ये इसका अपग्रेडेड वर्जन होगा। इस पैसे की मदद से जो न्यू पिनाका सिस्टम बनाया जाएगा वो आने वाले समय में 30 सेकंड में 100 से भी ज़्यादा रॉकेट दाग सकेगा दुश्मन के ठिकानों पर। ये होगी इसकी खास बात। इवन एक्यूरेसी भी इसकी ज़्यादा बेहतर होगी। इतना ही नहीं, इसके लिए जो कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, ये कॉन्ट्रैक्ट 2 कंपनीज को दिया गया है। एक तो है म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड, और दूसरी कंपनी है जिसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड। इन दोनों को पिनाका सिस्टम बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब तीसरी जो है ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ये पिनाका सिस्टम हाल ही में आयुष मंत्रालय के द्वारा पूरे भारत भर में एक कैंपेन चलाया गया है, और ये कैंपेन लोगों को मेडिसिनल बेनिफिट्स के बारे में अवेयर करेगा। मतलब पौधों से जो हमें लाभ मिलते हैं, या फिर जिसको हिंदी में आप बोल सकते हो औषधीय लाभ जो हमें मिलते हैं, ठीक है, जिसका आयुर्वेदा में उल्लेख किया गया है, तो इनके बारे में लोगों को अवेयर करेगा। तो भारत सरकार एक कैंपेन चला रही है, इसका नाम है शतावरी फॉर बेटर हेल्थ। अब ये शतावरी आपको पता है क्या है? शतावरी ये जो आपको पिक्चर में यहाँ पर दिखाई दे रही है ना, ये एक तरीके की रूट होती है, मतलब जड़ होती है, ठीक है। इसका अपना एक पौधा होता है। अब इसके एडवांटेजेस बहुत सारे हैं। इसकी जो जड़ है इसको पानी में आप डुबो कर रख दें, उसके बाद खाएं, या फिर आप इसे पानी में बॉयल करके उसका अक्र भी काढ़ा बनाकर पी सकते हैं। तो इससे क्या है कि HIV से जो लोग ग्रसित होते हैं उसमें बेसिकली वाइट ब्लड सेल्स बनना बंद हो जाते हैं, और WBC के अंदर एक सेल होते हैं जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, वो भी बनना बंद हो जाते हैं। तो उन सेल्स को रिपेयर करने का काम ये करता है, जिसको शतावरी बोलते हैं आयुर्वेदा में, ठीक है। इसके अलावा ये डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए भी दवा बनाने में काम आता है, और साथ ही में कैंसर की बीमारियों से लड़ने के लिए भी जो दवा बनती है उनके भी काम आता है। तो शतावरी इसका नाम रखा गया है। आज की डेट में ये वो भारतीय औषधि है जिसमें सबसे ज़्यादा गुण है। इवन इतना ही नहीं, और भी कई सारी भारतीय औषधियाँ या फिर आयुर्वेदिक औषधियाँ जिनको यहाँ पर प्रमोट किया जाएगा, जैसे कि अश्वगंधा हो गई, गिलोय हो गई और आंवला हो गया, इन सब को प्रमोट किया जाएगा। हाल ही में किसके द्वारा NSDC इंटरनेशनल एकेडमी का उद्घाटन उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं श्री जयंत चौधरी। और जयंत चौधरी कौन है आपको बता दूं, जयंत चौधरी बेसिकली मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। अब NSDC का मतलब क्या है? इसको बोलते हैं नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर। भारत सरकार के द्वारा ये जो सेंटर चलाए जाते हैं, इस सेंटर के अंतर्गत युवाओं को ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अपना रोजगार या फिर जॉब आगे चल के कर सकें। जैसे कि किसी को प्लम्बिंग के क्षेत्र में ट्रेनिंग करती है तो उन्हें प्लम्बिंग की इसमें जानकारी दी जाती है। किसी को बुनाई कढ़ाई पसंद है तो वो भी जानकारी इसमें दी जाती है।
और आपका सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो गया, कंप्यूटर साइंस के क्षेत्र में हो गया। तो एनएसडीसी साल 2014 से चलते चले आ रहे हैं। लेकिन अब क्या है, इसकी इंटरनेशनल एकेडमी खोली गई है। इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि अब युवाओं को इसमें इस तरीके के ट्रेनिंग प्रोग्राम दिए जाएंगे जिसके अंतर्गत वो दूसरे देशों में जाकर नौकरी कर सकें। जैसे कि भारत के इस टाइम पर कुछ देशों के साथ रोजगार को लेकर ट्रेड पैक्ट साइन है। एग्जाम्पल के तौर पर यह है जर्मनी, दूसरा है इजराइल और तीसरा है जापान। ये 3 वो देश हैं जहां पर लेबर की बड़ी समस्या है। लेबर यहां पर बहुत महंगी है। जर्मनी, इजराइल और जापान आज की डेट में भारत से नए युवा पीढ़ी जो कि नौकरी करने के लिए जा रही है, जो कि अनस्किल्ड जिसको आप बोल सकते हो, और स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम करके जा रही है, वो इन्हीं 3 देशों में जा रही है सबसे ज्यादा। हाल ही में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा के इलेक्शन हाल ही में 5 फरवरी को कंडक्ट हुए हैं, आप सभी को पता है, और आज के दिन उसके परिणाम भी आ रहे हैं 8 फरवरी को। ठीक है, तो आज दिल्ली में जो विधानसभा के इलेक्शन हुए थे, हमें पता लग जाएगा कि सरकार किसकी आ रही है, बीजेपी, कांग्रेस या आम आदमी पार्टी की। तो फिलहाल क्या है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पश्चिमी दिल्ली में वोटर्स को उत्साहित करने के लिए एक इनिशिएटिव चलाया था। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम था चंद्रयान से चुनाव तक। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य था कि दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा लोग वोटिंग करें। हालांकि पिछले 4 सालों के कंपैरिजन में देखें तो इस बार दिल्ली में सबसे कम वोटिंग हुई है। दिल्ली में इस बार करीब 57.8% ही वोटिंग हुई है, जबकि पिछले 3 या 4 सालों में अगर हम देखें तो करीब 60% से ऊपर ही वोटिंग थी दिल्ली में। बाय द वे, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1950 में करी गई थी, 25 जनवरी 1950 में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 324 में प्रावधान है। इस टाइम पर हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार। और बाकी के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर हैं, एक तो हैं ज्ञानेश कुमार जी और दूसरे हैं सुखबीर सिंह सांधु। क्या नाम है? सुखबीर सिंह सांधु। ये कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जिन्होंने अभी हाल ही में एक पैक्ट साइन किया है, और इस पैक्ट की मदद से ये भारत में डीकार्बोनाइजेशन को प्रमोट करने का काम करेंगे। तो ये 2 संस्थान हैं, एक तो है IICA और दूसरा है CMAI। IICA का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और CMAI का मतलब है कार्बन मार्केट एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इन दोनों की मदद से भारत में हर एक क्षेत्र में इस तरीके की रिसर्च एंड डेवलपमेंट करी जाएगी जिसका मेन उद्देश्य होगा कि कम से कम पॉल्यूशन क्रिएट हो। फैक्ट्रियों से होने वाला जितना भी आज की डेट में पॉल्यूशन है वो एयर और थर्मल दोनों तरीके का पॉल्यूशन क्रिएट कर रहा है। एयर पॉल्यूशन जो कि हवा को दूषित करता है, थर्मल पॉल्यूशन जो कि पानी को दूषित करता है। तो न्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट किए जाएंगे कि भारत में जो इंडस्ट्री सेक्टर है वो कौन से नए प्रोसेसेस को ऑप्ट करे कि कार्बन कम से कम प्रोड्यूस हो। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की स्थापना साल 2008 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम और इसके चेयरपर्सन है अजय भूषण पांडे। कौन है? AB पांडे। हाल ही में इंडियन आर्मी का जो ईस्टर्न हेडक्वार्टर था जो कि कलकत्ता के फोर्ट विलियम में था, ठीक है, इसका नाम बदल दिया गया है। तो अभी तक क्या था कि भारतीय सेना का ईस्टर्न हेडक्वार्टर फोर्ट विलियम कहलाता था। अब इसका नाम बदलकर कर दिया गया है विजय दुर्ग। और इसका विजय दुर्ग नाम इसलिए रखा गया है, महाराष्ट्र का जो सिंधु दुर्ग का कोस्टल एरिया है जहां पर सिंधु दुर्ग का किला है तो उसे विजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। उसी की था पर इसे विजय दुर्ग का नाम दिया गया है। और 2 और चेंजेस किए गए हैं, ध्यान रखिएगा यहाँ पर। एक तो ये कि फोर्ट विलियम के अंदर अभी तक एक जगह थी जिसे किचनर हाउस के नाम से जाना जाता था, अब उसका नाम बदलकर मानेक शाह हाउस कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? मानेक शाह हाउस। यह कौन सा बैंक है जिसने हाल ही में PCAF के साथ पार्टनरशिप करी है और ये सस्टेनेबिलिटी के क्षेत्र में अपने कार्यों को आगे बढ़ाएंगे? तो PCAF का मतलब है पार्टनरशिप फॉर कार्बन अकाउंटिंग फाइनेंशियल्स, और इनके साथ इंडियन ओवरसीज बैंक ने पैक्ट साइन किया है। अब इसका मेन उद्देश्य यह है कि इंडियन ओवरसीज बैंक ये चाहते हैं कि PCAF की मदद से ये अपना जितना भी वर्किंग कल्चर है उसको ये पेपरलेस कर सके, मतलब पॉल्यूशन फ्री कर सके। अगर पेपर का यूज नहीं होगा तो जाहिर सी बात है पेपर कहाँ से आ रहा है? पेड़ों के कटने से आ रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, लकड़ी से ही तो पेपर बन रहा है ना। तो ओवरऑल इंडियन ओवरसीज बैंक आने वाले समय में पूरे तरीके से कंप्लीटली पेपरलेस हो जाएगा। जैसे कि इससे पहले कुछ बैंक हो चुके हैं,
HDFC बैंक भी अपने आप को पेपरलेस कर चुका है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी कर चुका है। इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 में करी गई थी, 1937। इसका हेडक्वार्टर है चेन्नई और इसके चेयरपर्सन है इस टाइम पे AK श्रीवास्तव। पूरा नाम है अजय कुमार श्रीवास्तव। पहली बार भारत रंग महोत्सव का आयोजन भारत के बाहर किसी शहर में किया जा रहा है। यह शहर कौन सा है? तो यह है श्रीलंका की कैपिटल कोलंबो। श्रीलंका की बेसिकली दो कैपिटल है, एक तो कोलंबो, दूसरी जयवर्धने कोट्टे। ठीक है। अब ये जो भारत रंग महोत्सव है, इसका आयोजन NSD के द्वारा किया जा रहा है पिछले 24 सालों से। NSD का मतलब है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जो कि नई दिल्ली में स्थित है। आज की डेट में नसीरुद्दीन शाह हो गए या फिर अनुपम खेर हो गए, पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और राजकुमार राव, ये सब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से ही निकले हुए हैं। तो NSD पिछले 24 सालों से भारत के अलग अलग शहरों में इसका आयोजन कर रहा था, लेकिन इस बार NSD के द्वारा श्रीलंका के कोलंबो में इसको आयोजित किया जा रहा है, जिसका नाम है भारत रंग महोत्सव। इसमें बेस्ट थिएटर आर्टिस्ट जो हैं, ये थिएटर को परफॉर्म करते हैं। अब इसका मेन उद्देश्य ये होगा कि भारत के आसपास के जो रीजन में रहने वाले, आसपास के नेबर कंट्रीज में रहने वाले जो आर्टिस्ट हैं, उनको भी यहाँ पर प्रमोशन का मौका मिलेगा। तो कोलंबो में जो यहाँ पर फेमस जो ड्रामे आयोजित किए जा रहे हैं, रोमियो जूलियट तो हो ही रहा है, साथ में ताजमहल का टेंडर जो कि NSD का काफ़ी फेमस ड्रामा है, इसको भी आयोजित किया जा रहा है। बाबूजी, ये सारे कुछ बहुत ही फेमस ड्रामाज हैं NSD के, जो कि यहाँ पर आयोजित किए जा रहे हैं। ये कौन सा भारतीय संस्थान है जिसने दुबई एक्सपो के साथ एक पार्टनरशिप करी है 2025 के एशिया पैसिफिक सिटी समिट के लिए? तो ये ऑर्गेनाइजेशन है फिकी, जिसको बोलते हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब देखिए, इस साल का जो 2025 एशिया पैसिफिक सिटी समिट है, ये दुबई के एक्सपो सिटी में आयोजित होगा। तो इनके साथ भारत के फिकी ने इसलिए पैक्ट साइन किया है कि यहाँ पर भारत सरकार को एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा कि जितने भी कंट्रीज यहाँ पर एशिया पैसिफिक रीजन के हिस्सा लेने आ रहे होंगे, उनको भारत की तरफ से अपने जो प्रोडक्ट हैं वो प्रमोट करने का मौका मिलेगा। अब देखिए, इस तरीके के जो सिटी समिट होते हैं, यहाँ पर जो भी कंट्रीज हिस्सा लेते हैं, वो सब व्यापार को लेकर आपस में पैक्ट साइन करते हैं। तो फिकी जो कि भारत का व्यापारिक प्लेटफॉर्म है, इसीलिए इसको बोलते हैं चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये यहाँ पर भारत सरकार के जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करेंगे। अब चाहे वो डिफेंस सेक्टर के हों, टेक्नोलॉजी के हों, एजुकेशन के हों, हर एक तरीके के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करेंगे। हाल ही में ये कौन है जिनको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया की तरफ से CA इन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं दीपक कुमार केडिया और ये इंस्पेक्टर जनरल हैं। किसमें? NSG में, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड में। और काफ़ी समय से इनका जो एक्सपीरियंस रहा है, सर्विसेज जो इनकी रही है, वो पहले IPS में रही हैं और IPS के बाद इन्होंने NSG में जाने की सोची। तो NSG का इन्होंने प्रोबेशन भी पूरा किया और उसके बाद NSG में इस टाइम पर सबसे सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में कार्यरत है। तो इनको इनकी सेवाओं के लिए CA इन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, इस साल के 26 जनवरी परेड में इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की तरफ से प्रेसिडेंशियल मेडल से भी सम्मानित किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई अश्वेत महिला ने मिसेस वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया है। मतलब कोई ब्लैक वुमेन है जिसने पहली बार मिसेस वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया है। तो जो आपको पिक्चर में दिख रही हैं, इनका नाम है शेगो गेले। और शेगो गेले कहाँ से बिलोंग करती हैं? तो ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करती हैं। तो आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि किसी अश्वेत महिला ने टाइटल अपने नाम किया हो। इससे पहले ये मिसेस साउथ अफ्रीका भी रह चुकी हैं। ठीक है। और मिसेस साउथ अफ्रीका टाइटल को मिसेस अफ्रीका क्वीन के नाम से भी जाना जाता है। 34 साल की हैं गेले और पिछले साल ही 2024 में मिसेस साउथ अफ्रीका का टाइटल जीता। अब 2025 में मिसेस वर्ल्ड टाइटल भी अपने नाम कर लिया है। साउथ अफ्रीका का एक कौन सा शहर है जहां पर अभी हाल ही में पूरे अफ्रीका रीजन का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो ये जगह है जोहान्सबर्ग। और जोहान्सबर्ग में भारत का एक संस्थान है जिसको बोलते हैं बोचसनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण संस्थान। इनके द्वारा ये हिंदू टेम्पल का उद्घाटन किया गया है। इससे पहले अगर बात करें तो पूरे अफ्रीका रीजन में 35 हिंदू मंदिर हैं इसी संस्थान के द्वारा जो स्थापित किए गए हैं।
इस 35 में से साउथ अफ्रीका में है, और इन 35 में से 7 साउथ अफ्रीका में है और बाकी बचे दूसरे अफ्रीका रीजन्स में है। अफ्रीका में इस टाइम पे सरकार किसकी है? तो साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। कौन है? सिरिल रामाफोसा। ये कौन सा भारतीय इंस्टीट्यूट है जिसने हाल ही में एडवांस कैंसर रिसर्च के लिए एक जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? तो ये है आईआईटी मद्रास। अब कई लोगों को नहीं पता होगा जीनोम होता क्या है। देखिए, जीनोम का मतलब होता है सेट ऑफ डीएनएस। ध्यान से समझिएगा, सेट ऑफ डीएनएस। अब डीएनएस के सेट बनाने की जरूरत क्या होती है, समझिएगा। देखिए, कैंसर एक तरीके का तो होता नहीं है, कई तरीके के कैंसर होते हैं, जैसे कि लंग कैंसर होता है, एब्डोमेन कैंसर होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। अब है क्या कि रिसर्च कैसे करी जाएगी? तो होता क्या है, जो रिसर्च इंडस्ट्रीज हैं या जो हमारे आईआईटीज हैं, ये क्या करते हैं कि सेट्स तैयार कर लेते हैं डीएनएस के। ये देखते हैं कि जैसे मान लीजिए 10 साल से लेकर 30 साल के बीच के जो लोग हैं उनको सबसे ज्यादा कौन सा कैंसर हो रहा है, ठीक है। अब उसमें भी फीमेल कैटेगरी को कौन सा कैंसर हो रहा है या मेल कैटेगरी को कौन सा कैंसर हो रहा है। फीमेल को ब्रेस्ट कैंसर सबसे ज्यादा होता है, मेल कैटेगरी में लंग कैंसर या फिर ब्लड कैंसर सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरीके के जब सेट्स बनाए जाते हैं डीएनएस के, तो उन्हें बोलते हैं जीनोम डेटाबेस, ठीक है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने में काम करते हैं, जिसकी वजह से जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये एक रिसर्च के निष्कर्ष पर पहुंच पाते हैं और तब जाकर आगे दवाइयां या वैक्सीनेशंस बन पाते हैं। तो एक जो नया जीनोम लॉन्च किया है, आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है कैंसर के ऊपर। हाल ही में कौन सी भारतीय कंपनी है जिसने CoreOver.ai के साथ पैक्ट साइन किया है और इनके साथ मिलकर एआई सॉल्यूशंस ये भारत में बनाने का काम करेंगे? तो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत में ही अब एआई सॉल्यूशंस भी बनाया जाएगा और यह बनाया जाएगा टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा। टाटा कम्युनिकेशंस ने CoreOver.ai कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है। इनके साथ मिलकर ये भारत में एआई रोबोट्स बनाने का काम करेंगे। ऐसे रोबोट्स जिनको आप वॉइस कमांड देकर भी आउटपुट ले पाएंगे, टेक्स्ट कमांड देकर भी आउटपुट ले पाएंगे। टाटा कम्युनिकेशंस की स्थापना 1986 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई और टाटा कम्युनिकेशन के चेयरपर्सन है अमूर लक्ष्मी नारायणन। बाकी अगर CoreOver.ai की बात करें तो ये नई कंपनी है, 2016 में स्थापित करी गई है। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर। डोनाल्ड ट्रंप की अमेरिका में सरकार आ गई है और हाल ही में एक और झटका इन्होंने दिया है एक संस्थान को, और ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है UNHRC। ट्रंप जब से सरकार में आए हैं लगातार कई लोगों को झटके दे चुके हैं। अभी हाल ही में इन्होंने भारत को भी झटका दिया, जब भारतीय लोगों को 104 भारतीयों को वापस से डिटेन कर दिया गया भारत के लिए। आपको पता ही है, जो कि डंकी मारकर अमेरिका में पहुंचे हुए थे। तो उनको वापस से यूएस एयरफोर्स की फ्लाइट में बैठाकर वापस भारत में ही डिपोर्ट कर दिया गया। तब से ट्रंप और ज़्यादा वायरल हो रहे हैं भारत में भी। लेकिन फिलहाल ये जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ दूसरी है। आपको याद होगा, मैंने आपको 10 दिन पहले बताया था कि ट्रंप ने हाल ही में सत्ता में आते ही अनाउंस किया कि ये WHO से अमेरिका का विड्रॉल करते हैं, मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का अब मेंबर अमेरिका नहीं है। अब इनका कहना है UNHRC मतलब यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल, ठीक है। अब ये पूरे दुनिया में ह्यूमन राइट्स के लिए सर्वोच्च संस्थान है। तो इनका कहना है अब अमेरिका UNHRC का भी मेंबर नहीं रहेगा। अब आपको लग रहा होगा इसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, इसके पीछे कारण यह है कि यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल जो है, ये पूरे दुनिया में कहीं पर भी अगर किसी के साथ अत्याचार हो रहा है या फिर कहीं पर भी इंसानियत परेशान हो रही है, तो उनके लिए मील्स कैंपेन लगाने का काम करते हैं। मतलब उन्हें खाना बांटते हैं, उनके लिए एजुकेशन के संसाधन पैदा करते हैं, रोजगार के संसाधन पैदा करते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से उनकी बैकबोन की तरह काम करता है, उन्हें सपोर्ट करता है। और इनका जो सपोर्ट करते हैं ये फंडिंग से दूसरे देश करते हैं, जैसे कि अमेरिका, भारत, ठीक है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि है क्या कि अमेरिका का बेस्ट फ्रेंड है इजराइल, ठीक है। और इजराइल की लड़ाई किससे है? फलस्तीन से है। तो जो फलस्तीनी रिफ्यूजीज हैं जो, ठीक है, या फिर जो फलस्तीनी हैं, जो गरीब फलस्तीनी हैं जो कि भुखमरी का भी शिकार हो रहे हैं, उनको UNHRC प्रोटेक्ट करता है। और ये जो पैसा अमेरिका देता है UNHRC को, वो पैसा फलस्तीनियों के वेलफेयर में लगता है। तो ट्रंप का कहना है कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अगर UNHRC ये पैसा फलस्तीनियों के फेवर में लगा रहा है
तो हम यूएनएचआरसी से भी विड्रॉल करते हैं। हालांकि अभी हाल ही में ट्रंप के द्वारा इसमें साइन कर दिए गए हैं। अब अमेरिकी पार्लियामेंट में इस पर वोटिंग होगी और उसके बाद फाइनल डिसीजन आ जाएगा कि अमेरिका यूएनएचआरसी का मेंबर रहेगा या फिर नहीं रहेगा। तो एक और झटका हो सकता है एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यूएनएचआरसी की स्थापना साल 2006 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा। हाल ही में भारत और जापान के बीच में स्टील डायलॉग का तीसरा संस्करण कहां पर आयोजित किया गया है? तो भारत और जापान के बीच में इस बार तीसरा जो संस्करण है ये दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 4 से लेकर 5 फरवरी तक हुआ। देखिए है क्या, भारत दुनिया में स्टील के उत्पादन में टॉप 3 कंट्रीज में आता है और जापान एक ऐसा देश है जो कि हमसे स्टील खरीदता है। तो भारत और जापान के बीच में पहले भी ये 2 डायलॉग हो चुके हैं। अब इस बार तीसरा समिट आयोजित किया गया है जिसका मेन उद्देश्य ये था कि इस पैक्ट्स को और आगे 10 सालों तक बढ़ाया जा सके। जापान से हमें बहुत सारा फायदा होता है जब जापान हमारा स्टील खरीदता है, ध्यान रखिएगा। इवन इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया या फिर और भी ईस्टर्न कंट्रीज जैसे कि आपका कोरियन रीजन वाले कंट्रीज हो गए या फिर इंडोनेशिया हो गया, ये सारे कंट्रीज ही, म्यांमार हो गया, ये सब ही हमसे स्टील खरीदते हैं। जापान में इस टाइम पे प्रधानमंत्री कौन है? इनका नाम है शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन में केवल 2 दिन तक और है डिस्काउंट, उसके बाद डिस्काउंट नहीं रहेगा। डिस्काउंट कोड है रिपब्लिक 50। क्या नाम है? रिपब्लिक 50। इसको जब आप जैसे ही लगाते हैं फ्लैट 50% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। जीएसजी के अगर आप कवर करना चाहते हैं अपना समय बचाते हुए तो आप मेरे फाउंडेशन बैच से कवर कर सकते हैं। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है और बैचेस का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। आरआरबी एनटीपीसी इस बार का दे रहे हैं तो स्पेशल बैच भी लॉन्च किया है। 350 से ज़्यादा घंटे का ये बैच है जो कि पूरा एनटीपीसी का सिलेबस कवर करता है। इस बैच की मदद से आसानी से इस बार आप एनटीपीसी में सिलेक्शन ले सकते हैं। रिपब्लिक 50 2 दिन के बाद मंडे से नहीं लगेगा। आज और कल ये केवल डिस्काउंट कोड काम कर रहा है, उसके बाद ये काम नहीं करेगा। अब मेरा आज का सवाल है आपसे, भारत में जो जोग वाटरफॉल है ये कौन सी नदी पर स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। टेक केयर। बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।